आज के इस गहरे विश्लेषण में हम कुछ बेहद फैसिनेटिंग कॉस्मोलॉजिकल रिसर्च पेपर्स और फिलोसॉफिकल एसेज को अनपैक करने वाले हैं। बिल्कुल, और इन सभी सोर्सेस का एक ही मकसद है, एक बहुत बड़े सवाल का जवाब ढूंढना कि क्या सच में समय की शुरुआत को यानी बिगिनिंग ऑफ टाइम को देखा जा सकता है। राइट, क्या हम सृष्टि के उस सबसे पहले फ्रेम तक वापस पहुंच सकते हैं? तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ना एक बहुत ही रोचक थॉट एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। एक विचार प्रयोग, मैं सुन रही हूँ। हाँ, तो चलिए कल्पना करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसे रिवर्स में रिवाइंड किया जा रहा हो। एक ऐसी फिल्म जिसमें कहानी आगे नहीं बढ़ रही बल्कि वर्तमान से पीछे की तरफ दौड़ रही है। अच्छा, यानी इमारतें वापस ईंट और मिट्टी बन रही हैं। एग्जैक्टली, इंसान पीछे जाते जाते आदिमानव और फिर एक सिंगल सेल जीव बन रहे हैं। हमारी अर्थ वापस धूल और गैस के बादलों में बदल रही है। और अगर हम इस रिवाइंड बटन को दबाए रखें स्ट्रेट पीछे, तो एक नया सफर शुरू होता है। और इन सोर्सेस के मुताबिक स्पेस में ट्रैवल करना और टाइम में पीछे जाना, ये दोनों दरअसल एक ही क्रिया के दो अलग अलग रूप हैं। ये काफी डीप बात है ना? यही वो पॉइंट है जहां विज्ञान और दर्शन पूरी तरह आपस में ब्लेंड हो जाते हैं। ये जो रिवाइंड वाली कल्पना है, ये सिर्फ एक माइंड गेम नहीं है, ये एक्चुअल फिजिक्स पर बेस्ड है। मतलब हम आम जिंदगी में सोचने के आदी हैं कि सफर का मतलब सिर्फ दूरियों को तय करना होता है, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना। सही कहा, हम डिस्टेंस को स्पेस के रूप में मापते हैं, पर जब हम यूनिवर्स के विशाल स्केल पर बात करते हैं तो स्पेस में ट्रैवल करने का जो एक्चुअल साइंटिफिक मीनिंग है वो बदल जाता है। वहाँ हम सिर्फ जगह नहीं बदल रहे होते, हम लिटरली समय की धार के विपरीत तैर रहे होते हैं। बिल्कुल, और इसका रीजन बहुत ही फंडामेंटल है। रोशनी यानी लाइट इंस्टेंटेनियस नहीं होती, उसकी एक तय स्पीड लिमिट होती है, और यही लिमिट पूरे यूनिवर्स का सबसे बड़ा रूल है। तो इस स्पीड लिमिट का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि रात के आसमान में तारों को देखना दरअसल किसी नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में घूमने जैसा है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं, हम प्रेजेंट नहीं देख रहे, हम पास्ट देख रहे हैं। राइट। जो लाइट हमें अभी उन तारों से आती हुई दिखाई पड़ती है, वो स्पेस के वैक्यूम में मिलियंस और बिलियन साल का सफर तय करके हमारी आंखों तक पहुंची है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ पर। हाँ, पूछिए। क्योंकि रोशनी को ट्रैवल करने में वक्त लगता है, तो क्या इस पूरे यूनिवर्स में हम कभी भी एक्चुअल वर्तमान को देख ही नहीं सकते? मतलब क्या हमारा पूरा एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पास्ट को देखने तक सीमित है? टेक्निकली हाँ, हम कभी भी प्योर प्रेजेंट को परसीव नहीं कर सकते, और इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी है। जब हम कहते हैं कि रोशनी की स्पीड लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, तो इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने में वक्त लगेगा ही। एग्जैक्टली। अगर हम अपने आसपास की चीजों को भी देखें, जैसे मान लीजिए कमरे में रखी कोई कुर्सी, तो हम उस कुर्सी का अब नहीं देख रहे हैं, हम उस कुर्सी को वैसा देख रहे हैं जैसी वो कुछ नैनो सेकंड्स पहले थी। ओह वाओ, मतलब नैनो सेकंड्स ही सही, पर पास्ट है। हाँ, और सोचें, जब हम चांद को देखते हैं, हम उसे करीब 1.3 सेकंड्स पुराना देखते हैं। सूरज को देखते हैं तो करीब 8 मिनट पुराना पास्ट दिखता है। अगर कल सूरज अचानक गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट तक पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल, हमारी अर्थ पर ग्रेविटी और रोशनी दोनों 8 मिनट तक वैसी ही रहेंगे। तो जब हम स्पेस में और डीप देखते हैं, उन गैलेक्सीज की तरफ जो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं, वहां की रोशनी तब निकली थी जब शायद अर्थ का जन्म भी नहीं हुआ था। इसलिए टेलीस्कोप दरअसल एक स्पेस एक्सप्लोरेशन टूल होने के साथ साथ लिटरल सेंस में एक टाइम मशीन है। सही फरमाया, एक नेचुरल टाइम मशीन। ये टाइम मशीन वाला कॉन्सेप्ट ना दिमाग को बिल्कुल हिला देता है। तो अगर हमारा इमेजिनरी स्पेसक्राफ्ट रोशनी की रफ्तार को मात देते हुए पास्ट के इस म्यूजियम में और अंदर तक जा रहा है, तो सीन कैसा होगा? सोर्सेस बताते हैं कि जैसे जैसे ये सफर और पीछे की तरफ बढ़ता है, स्टार्स कम होने लगते हैं और गैलेक्सीज फेड होने लगती हैं। क्योंकि हम उस वक्त में जा रहे हैं जब स्टार्स फॉर्म ही नहीं हुए थे। हाँ, सब कुछ डार्कर, ओल्डर और क्वाइटर लगता है, जैसे यूनिवर्स का अभी निर्माण ही ना हुआ हो। पर फिर इस घुप अंधेरे के बाद अचानक एक बदलाव आता है। सोर्सेज में एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्रेज यूज किया गया है, एक सॉफ्ट गोल्डन ग्लो। राइट, एक हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई पड़ती है। इसे एक कॉस्मिक बैकग्राउंड कहा गया है।
एक ऐसी स्टेज जब यूनिवर्स की पहली रोशनी आजाद हुई थी और सब कुछ पहली बार विजिबल हुआ था। कॉस्मोलॉजी में इस सॉफ्ट गोल्डन ग्लो को कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB कहा जाता है और ये हमारी समझ के लिए एक बहुत बड़ी मॉन्यूमेंटल डिस्कवरी थी। ये वो वक्त था जब यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ा फेज ट्रांजिशन एक्सपीरियंस किया था। रुकिए, यहाँ पर मुझे एक डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। आमतौर पर जब हम सृष्टि की शुरुआत के बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा बिग बैंग का जिक्र होता है ना? हमेशा होता है। और बिग बैंग शब्द सुनते ही दिमाग में एक बहुत बड़े शोर शराबे वाले वायलेंट एक्सप्लोजन की पिक्चर बनती है, जैसे हॉलीवुड की किसी एक्शन फिल्म में एक्सप्लोजन होता है, आग, तेजी, धमाका। पर यहाँ इन पेपर्स में इसे एक बहुत ही शांत और सॉफ्ट गोल्डन ग्लो की तरह डिस्क्राइब किया गया है, जैसे सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले का शांत आसमान। एग्जैक्टली। तो आखिर बिग बैंग का केओस एक सॉफ्ट गोल्डन ग्लो कैसे हो सकता है? ये मैकेनिज्म एग्जैक्टली काम कैसे करता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है और यहाँ क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है कि बिग बैंग टर्म दरअसल बहुत मिसलीडिंग है। वो स्पेस के अंदर का कोई धमाका नहीं था जहाँ आग और शोर हो, वो स्पेस का अपना फैलाव था। अच्छा, स्पेस खुद फैल रहा था। राइट। और दूसरी बात, ये जो सॉफ्ट गोल्डन ग्लो है, ये बिग बैंग के एग्जैक्ट मोमेंट की तस्वीर नहीं है। बिग बैंग के तुरंत बाद का यूनिवर्स इतना ज्यादा डेंस और गर्म था कि उसे हम एक तरह का कॉस्मिक सूप कह सकते हैं। कॉस्मिक सूप मतलब पार्टिकल्स आपस में मिले हुए थे? हाँ, इस सूप में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और रोशनी के पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स आपस में बुरी तरह उलझे हुए थे। तो क्या हम इसे एक बहुत ही घने कोहरे या फॉग की तरह समझ सकते हैं, जैसे ठंड के मौसम में हाईवे पर बहुत डेंस फॉग होता है? बहुत अच्छी एनालॉजी है, बिल्कुल वैसा ही। अगर हम गाड़ी की हेडलाइट फुल बीम पर भी ऑन कर दें तो लाइट आगे नहीं जाती, बल्कि कोहरे के पार्टिकल से टकराकर वापस हमारी ही आंखों में पड़ती है। वहाँ लाइट तो होती है पर विजिबिलिटी जीरो होती है। क्या अर्ली यूनिवर्स की हालत भी कुछ ऐसी थी? एग्जैक्ट यही फिजिकल मैकेनिज्म वहाँ काम कर रहा था। यूनिवर्स के उस शुरुआती फेज में मैटर इतना कंप्रेस था कि रोशनी का एक फोटोन आगे बढ़ने की कोशिश करता तो तुरंत किसी फ्री इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता। लाइट ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी? नहीं कर सकती थी। इसे फिजिक्स में ओपेक या अंधा फेज कहते हैं। फिर लगभग 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स थोड़ा बड़ा हुआ और ठंडा हुआ। जब टेम्परेचर गिरा तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने मिलकर हाइड्रोजन एटम्स बना लिए। और जैसे ही एटम्स बने, इलेक्ट्रॉन्स और सूप से बाहर निकलकर ऑर्बिट में चले गए। बिल्कुल, और कोहरा अचानक से छट गया। पूरा यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट हो गया और जो फोटॉन्स मिलियंस ऑफ इयर्स से उस फॉग में फेज हुए थे, वो अचानक से हर दिशा में एक साथ फ्री हो गए। यही वो पहली रोशनी थी, एक एंडलेस सुनहरी आभा। वाओ। हाँ, आज वही रोशनी स्ट्रेच होकर माइक्रोवेव बन चुकी है, पर जब वो निकली थी तो वो एक सॉफ्ट शांत रोशनी थी। इसीलिए पेपर्स में बिग बैंग के केओस के बजाय इस गोल्डन ग्लो को यूनिवर्स की पहली सुबह कहा जाता है। इस फॉग और लाइट स्कैटरिंग के मैकेनिक्स ने इस पूरी पिक्चर को कंप्लीटली क्लियर कर दिया मेरे लिए। पर मेरा अगला सवाल ये है कि अगर हम इस सुबह से भी पीछे जाएं तो क्या होगा? और पीछे? अगर फॉग छटने से पहले का वक्त ओपेक था तो सफर तो और पीछे तक जाता है ना? सोर्सेस कहते हैं कि फर्स्ट लाइट से पीछे जाने पर सब कुछ कंप्लीटली डार्क हो जाता है। सही बात है। वहां ना स्पेस है जहां गैलेक्सीज बन सके, ना पार्टिकल्स है जो लाइट प्रोड्यूस कर सके। सिर्फ और सिर्फ एक रॉ, अनस्टेबल, केओटिक एनर्जी बचती है। वहां स्पेस फैलना बंद कर देता है, टाइम रुक जाता है और बचता है अनंत ऊर्जा यानी इन्फिनिट एनर्जी का एक अकेला सिंगल पॉइंट, जिसे साइंस में द बिगिनिंग या सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे प्योरली मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट मानना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि यहाँ आकर हमारे सारे फिजिकल लॉज पूरी तरह दम तोड़ देते हैं। मैंने इसे दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मैंने सोचा था कि ये किसी पेंटर के ब्लैंक कैनवस जैसा होगा। ब्लैंक कैनवस। पर अब मुझे लगता है वो एनालॉजी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक ब्लैंक कैनवस का भी तो एक स्पेस होता है ना, एक फिजिकल आकार होता है। इसे शायद किसी कंप्यूटर की एक मैसिव जिप फाइल की तरह सोचना ज्यादा ठीक होगा। अच्छा, जिप फाइल कैसे? मान लीजिए यूनिवर्स का पूरा मैटर, सारी गैलेक्सीज, सारी एनर्जी को कंप्रेस करके एक ऐसी जिप फाइल बना दी जाए जो सिर्फ एक सिंगल पिक्सल जितनी जगह लेती हो। ओके, समझ रही हूँ। पर ट्विस्ट ये है कि उस जिप फाइल को सेव करने के लिए
कोई हार्ड ड्राइव यानी स्पेस ही एग्जिस्ट नहीं करता। अगर वहां स्पेस और टाइम दोनों एब्सेंट हैं, तो इस इन्फिनिट एनर्जी को ह्यूमन माइंड आखिर कैसे समझ सकता है? ये जिप फाइल वाली एनालॉजी मैकेनिज्म को समझने के लिए वाकई बेहतरीन है, पर वो जो मिसिंग हार्ड ड्राइव वाला पॉइंट है ना, वही दरअसल इस पूरे कॉन्सेप्ट का कोर पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स कैसे? देखिए, यूनिवर्स की शुरुआत में कहाँ जैसा कुछ नहीं था। इंसान का दिमाग एवोल्यूशन के जरिए सिर्फ एक 3D स्पेस और एक लीनियर टाइम में सोचने के लिए डिजाइन हुआ है। राइट, हमें हर चीज के आगे पीछे ऊपर या नीचे होने की आदत है। पर सिंगुलैरिटी पर स्पेस कंप्रेस होकर बिल्कुल जीरो हो चुका है। यही वजह है कि हमारी फिजिक्स पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाती है। तो फिजिक्स का ये ब्रेक डाउन एग्जैक्टली कैसे काम करता है? ऐसा क्यों है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हो या क्वांटम मैकेनिक्स, दोनों इस पॉइंट पर आकर फेल हो जाते हैं? क्योंकि ये दोनों थ्योरीज कुछ बेसिक अजम्पशंस पर आधारित है जो सिंगुलैरिटी पर वायलेट हो जाते हैं। जनरल रिलेटिविटी ये मानकर चलती है कि स्पेस और टाइम का एक स्मूथ फैब्रिक होता है जिसके ऊपर ग्रेविटी काम करती है। और क्वांटम मैकेनिक्स? वही क्वांटम मैकेनिक्स यूनिवर्स के सबसे छोटे सब एटॉमिक स्केल्स पर प्रोबेबिलिटीज और डिस्क्रीट पैकेट्स में काम करता है। लेकिन जब हम पूरे यूनिवर्स के मास को जीरो वॉल्यूम में कंप्रेस करते हैं तो डेंसिटी इनफिनिट हो जाती है। ओह, मैथमेटिकल इन्फिनिटी। हाँ, मैथमेटिक्स में जब भी हम किसी नॉन जीरो नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट इन्फिनिटी आता है और इक्वेशंस टूट जाती हैं। फिजिक्स में इन्फिनिटी का मिलना इस बात का सबूत होता है कि हमारी थ्योरी गलत है या आधी अधूरी है। मतलब वहाँ नेचर के ऐसे नियम लागू होते हैं जिन्हें अब तक डिस्कवर ही नहीं किया जा सका है। वहाँ मास तो है पर वॉल्यूम जीरो है, समय का गुजरना शून्य है। ये एक टोटल अनमैनिफेस्टेड रियलिटी है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब यहाँ आकर फिलॉसफी की पूरी बाउंड्री शुरू हो जाती है। अगर एक ऐसी इमेजिनरी जगह पर टाइम और स्पेस है ही नहीं, तो क्या कोई हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वर वहाँ खड़ा होकर इस शुरुआत को देख भी सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है। यहाँ इस सोर्स का सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग और फिलोसॉफिकल ट्विस्ट बाहर निकल कर आता है। सफर में हम रिवाइंड करते हुए इतनी दूर आए ताकि शुरुआत को विटनेस कर सकें, पर सोर्स के मुताबिक जैसे ही इस बिगिनिंग को देखने की कोशिश की जाती है, सब कुछ ब्लर हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि रोशनी कम है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। राइट, बल्कि इसलिए क्योंकि बिना टाइम के विजन या देखने की क्रिया ही नामुमकिन है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें देखने की प्रक्रिया की फिजिक्स और उसके मैकेनिक्स को ध्यान से देखना होगा। विजन कोई मैजिक तो है नहीं, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। हाँ, जब हम किसी चीज को देखते हैं तो दरअसल होता क्या है? रोशनी की किरणें उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती हैं, वहां से बाउंस होती हैं, स्पेस में एक डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं, हमारी आंख के कॉर्निया से एंटर करती हैं, रेटिना पर एक इमेज बनाती हैं और वहां से ऑप्टिक नर्व इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिमाग तक भेजती हैं, जिसे दिमाग डिकोड करता है। फ्यू, ये पूरा प्रोसेस है? हाँ, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को कंप्लीट होने में समय लगता है, चाहे वो समय माइक्रोसेकंड्स का ही क्यों ना हो, पर टाइम का बीतना जरूरी है। टाइम एक बेसिक रॉ मटेरियल है किसी भी क्रिया, किसी भी वर्ब के होने के लिए। यानी एक्शन इक्वल्स टाइम। बिना टाइम के कोई एक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। एग्जैक्ट, यही पॉइंट है। जब उस सिंगुलैरिटी पर टाइम ही पैदा नहीं हुआ था, समय शून्य पर था, तो प्रोसेस फ्लो कैसे कर सकता है? लाइट का बाउंस होना, ट्रैवल करना, आंख तक पहुंचना, ये सब टाइम पे डिपेंड करते हैं। इसीलिए जिसे हम देखना कहते हैं, वो बिना टाइम के साइंटिफिकली और मैथमेटिकली बिल्कुल शून्य है। वहाँ सब कुछ फ्रीज है, एक ऐसी स्टेट में जहाँ ना कोई वक्त है ना कोई क्रिया। हम इस शुरुआत को सिर्फ दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में इसे देखना लॉज ऑफ फिजिक्स के बिल्कुल खिलाफ है। सही पकड़ा आपने। ये पूरा मैकेनिक समझने के बाद सोर्सेज एक और डीप सच की तरफ इशारा करते हैं जो ह्यूमन साइकोलॉजी से डायरेक्ट टकराता है। वो सच ये है कि सृष्टि के बिफोर या शुरुआत से पहले का कॉन्सेप्ट ही पूरी तरह गलत है। बिगिनिंग से पहले कुछ था ही नहीं। ये हजम करना वाकई बहुत मुश्किल होता है। वही ना, यहाँ हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के डीपली वायर्ड पैटर्न्स और बात करनी होगी। इंसान का दिमाग इस बात को कैसे समझे कि किसी चीज से पहले कुछ था ही नहीं। हमारा हर एक्सपीरियंस तो कॉज़ैलिटी पर टिका है, कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, हर कहानी का एक प्रोलॉग होता है, हर घटना से पहले एक और घटना होती है, किसी का जन्म होने से पहले भी एक अवस्था होती है। तो ये ह्यूमन माइंड को कंप्लीटली तोड़ देने वाला आइडिया है कि एक जगह पर आकर बिफोर शब्द का वजूद ही मिट जाता है।
ये ह्यूमन इंट्यूशन के कंप्लीटली खिलाफ है। हमारे लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स ही कॉज़ैलिटी में बेस्ड है, कल, आज, पहले, बाद में। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स इस मामले में बहुत सटीक है। फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने इस साइकोलॉजिकल ब्लॉक को तोड़ने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन दी थी। क्या एक्सप्लेनेशन थी वो? उन्होंने पूछा था कि अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्थ पोल के और नॉर्थ में क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि नॉर्थ पोल पर खड़े होकर हर दिशा, हर डायरेक्शन साउथ ही होती है। नॉर्थ का कॉन्सेप्ट वहीं आके खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली। नॉर्थ पोल पर जाते ही नॉर्थ होने का फिजिकल लॉजिक, वहां का अस्तित्व सब कोलैप्स हो जाता है। टाइम के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। टाइम कोई यूनिवर्सल क्लॉक नहीं है जो बैकग्राउंड में हमेशा से टिक टिक कर रही थी और फिर अचानक बिग बैंग हुआ। टाइम एक इंडिपेंडेंट डायमेंशन है जी, जो स्पेस के साथ ही पैदा हुई है। स्पेस टाइम फैब्रिक खुद बिग बैंग में बुनना शुरू हुआ था। तो जब टाइम का जन्म खुद उस बिंदु पर हुआ है, तो उससे पहले टाइम क्या था, ये सवाल टेक्निकली वैसा ही मीनिंगलेस हो जाता है जैसे नॉर्थ पोल के नॉर्थ के बारे में पूछना। माइंड ब्लोन। रियलिटी यही है कि उस अनंत ऊर्जा के बिंदु से पहले समय का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वहां से सृष्टि शुरू हुई और वहां से समय का फ्लो शुरू हुआ। बिल्कुल ठीक। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि हम सब एक ऐसी किताब का हिस्सा हैं जिसका कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई प्रोलोग नहीं है, वो डायरेक्टली चैप्टर 1 से शुरू हो जाती है। एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है इसे समझने का। अगर इस पूरे सफर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ा जाए, रोशनी का पीछे की तरफ सफर, वो कॉस्मिक फॉग जिसे क्रॉस करके सॉफ्ट गोल्डन ग्लो मिला, और आखिर में वो बिना हार्ड ड्राइव वाली जिप फाइल या सिंगुलैरिटी जहां मैथमेटिक्स काम नहीं करती, तो इन सब सोर्सेस का आखिरी निचोड़ क्या बनता है? निचोड़ यही निकलता है कि टाइम की शुरुआत को देखना सिर्फ इसलिए नामुमकिन नहीं है कि वो बहुत दूर है, बल्कि इसलिए नामुमकिन है क्योंकि देखने की प्रक्रिया को भी उसी चीज की जरूरत होती है जो उस वक्त थी ही नहीं, यानी टाइम। ये एक एंडलेस लूप है, एक अल्टीमेट पैराडॉक्स है, एक ऐसी अजीब उलझन जो लॉजिक के जरिए कभी नहीं सुलझाई जा सकती। सफर रोशनी के अगेंस्ट जाकर तय किया जा सकता है, पर मंजिल पर पहुंचकर आंखें खोलना मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। और इसी जगह पर आकर फिजिक्स से ध्यान हटाकर फिलॉसफिकल इमेजिनेशन को रास्ता देना पड़ता है। जब लॉजिक रुक जाता है तो केवल कल्पना यानी इमेजिनेशन ही एक ऐसी डायमेंशन बचती है जो समय और स्पेस के रूल्स से पूरी तरह आजाद है। एब्सोल्यूट ट्रूथ। और इसी गहरे ख्याल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक बेहद शॉक करने वाला और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूर। शुरुआत में हमने एक फिल्म को रिवर्स में रिवाइंड करने की एनालॉजी दी थी। हमने ख्यालों में रिवाइंड बटन दबाया, सब कुछ वापस धूल और गैस में बदला, हम उस फॉग के पार गए, गोल्डन ग्लो देखा और आखिर में उस घोपन देने में पहुंच गए जहां सिर्फ वो इन्फिनाइट एनर्जी का अकेला बिंदु था। लेकिन जरा इस डिटेल पर गौर कीजिए। जब वहां समय था ही नहीं, फिजिक्स ब्रेक हो चुकी थी और वहां किसी का भी खड़ा होकर उस एक्सप्लोजन या उस शुरुआत को फिजिकली देखना पॉसिबल नहीं था, तो इस अनंत ऊर्जा के स्पेस में फैलने को उस वक्त विटनेस किसने किया? ये वाकई एक प्रोफाउंड सवाल है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि किसी भी अस्तित्व, किसी भी रियलिटी को फिक्स होने के लिए एक ऑब्जर्वर की जरूरत होती है। अगर उस यूनिवर्स के सबसे पहले फ्रेम को देखने के लिए वहां कोई विटनेस था ही नहीं, ना वहां टाइम था जिसमें क्रिया हो सके, ना आंख थी, ना कोई स्पेस था जहां से ऑब्जर्वेशन लिया जा सके, तो क्या उस वक्त वो शुरुआत वाकई एग्जिस्ट करती थी? एक पूरी रियलिटी बिना किसी ऑब्जर्वर के? या फिर उस फर्स्ट फ्रेम का अस्तित्व तब तक सस्पेंड रहा जब तक किसी कॉन्शियसनेस ने उसे डिस्कवर नहीं किया? क्या ये मुद्दा यहां तक जाता है कि आज इस वक्त जब हम लोग अपने दिमाग में उस रिवाइंड फिल्म को चला रहे हैं, उस सिंगुलैरिटी की फिजिकल कल्पना कर रहे हैं, क्या हमारी यही अवेयरनेस उस शुरुआत को पहली बार होना सिखला रही है? क्या हम खुद उसे अस्तित्व दे रहे हैं? हाँ। क्या हम अपने वर्तमान से पीछे मुड़कर अपने ही पास्ट के शुरुआती फ्रेम को पहली बार अस्तित्व दे रहे हैं? ये एक ऐसा माइंड बेंडिंग पैराडॉक्स है जो सृष्टि की शुरुआत और आज के कॉन्शियस ह्यूमन माइंड के बीच एक बहुत ही अजीब और अटूट रिश्ता बनाता है। उम्मीद है कि इस अनंत सवाल के आगे अब पूरे दिन दिमाग अपनी अलग ही बाउंड्रीज एक्सप्लोर करेगा। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।